Hello everyone, welcome to Dynamic Study. This is your previous question series for electronic science students and आज हम कर रहे हैं दिसंबर 2019 के आगे के जो क्वेश्चन हैं वो कवर करेंगे हम। तो हमारे लास्ट वीडियोज़ में हमने उसके कुछ क्वेश्चन जो हैं वो कवर कर लिए हैं। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन जो हैं वो कवर करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्टेडी स्टेट एरर ऑफ टाइप 0 सिस्टम। सो हमें क्वेश्चन में स्टेडी स्टेट एरर के रिगार्डिंग को स्टेटमेंट्स गिवन है एंड स्टेडी स्टेट एरर जो है दैट इज ईएसएस से हम स्टेडी स्टेट एरर को रिप्रेजेंट करते हैं एंड हमें इसका टाइप 0 सिस्टम जो है उसका हमें स्टेडी स्टेट एरर के बारे में कुछ स्टेटमेंट गिवन है। सो सी टाइप 0 सिस्टम क्या होगा हमारे पास, जिसमें हमारे पास वी हैव जीरो पोल्स, मतलब जिसमें कोई भी पोल्स नहीं होंगे हमारे पास। ओके, तो सी टाइप 0 सिस्टम मतलब कोई भी पोल्स हमारे पास नहीं है। ओके, ओनली जीरोज हैं। ओके, सो विद यूनिट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज विद यूनिट स्टेप इनपुट ESS that is steady state error is 1/1 plus k where k is a constant. Second is with unit ramp input steady state error is 1/k where k is a constant. Third statement is with unit parabolic input steady state error is 1/k where k is constant. एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज विद यूनिट पैराबोलिक इनपुट स्टेडी स्टेट एरर इज इन्फिनिटी। सो हमें ये बोला गया है कि टाइप 0 सिस्टम की स्टेडी स्टेट एरर, हमें टाइप 0 गिवन है, स्टेडी स्टेट एरर हमें फाइंड आउट करनी है गिवन इनपुट्स के लिए, तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी। ओके, सो सी इसके लिए आपको एक टेबल याद करनी है। वो टेबल आपके पास क्या होगी कि हम टाइप्स के बारे में बात करेंगे एंड स्टेडी स्टेट एरर के बारे में बात करेंगे। अगर हमारा टाइप जो है वो इनपुट से ज़्यादा है, ओके, सो तो स्टेडी स्टेट एरर 0 होगी। अगर टाइप जो है वो इनपुट के इक्वल है तो स्टेडी स्टेट एरर जो होगी वो कांस्टेंट होगी। अगर हमारा टाइप जो है वो लेस देन है इनपुट के तो स्टेडी स्टेट एरर जो होगी वो इनफाइनाइट होगी। ओके, तो सी फर्स्ट स्टेटमेंट इज विद यूनिट स्टेप इनपुट। सो यूनिट स्टेप इनपुट जो होता है, यूनिट स्टेप क्या होता है आपके पास 1 होता है। ओके, सो इसमें कोई भी पोल्स नहीं है तो मतलब क्या होगा, टाइप 0 में भी कोई पोल्स नहीं होते हैं आपके पास, तो मतलब क्या टाइप और इनपुट हमारा इक्वल है, तो जो स्टेडी स्टेट एरर होगी वो कांस्टेंट होगी, तो स्टेडी स्टेट एरर 1/1 प्लस के होगी। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है आपके पास। ओके, सो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज विद यूनिट रैंप इनपुट। सो यूनिट रैंप इनपुट में आपका जो क्या होता है 1/s होता है। सो सी 1/s है तो मतलब क्या होगा, टाइप 0 से ग्रेटर देन हो गया ये, तो क्या होगा स्टेडी स्टेट एरर जो होगी 1/ टाइप जो है वो हमारे जो इनपुट है उससे लेस देन होगा, तो ये इन्फिनिटी होती है। इसकी जो स्टेडी स्टेट एरर वो इन्फिनिटी हो जाएगी, जो कि गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट इज विद यूनिट पैराबोलिक इनपुट ESS इज इक्वल टू 1/k वेयर k इज ए कांस्टेंट। सो यूनिट पैराबोलिक इनपुट में क्या होता है 1/s² होता है। ये भी हमारा जो टाइप है वो लेस देन हो गया इससे इनपुट से, तो हमारा जो इसमें भी इन्फिनिटी होगी। थर्ड स्टेटमेंट ऑल्सो रॉन्ग। फोर्थ स्टेटमेंट इज विद यूनिट पैराबोलिक इनपुट ESS इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो यूनिट पैराबोलिक इनपुट 1/s² होगा एंड टाइप जो है वो लेस देन हो गया हमारे इनपुट से, तो जो स्टेडी स्टेट एरर है वो इन्फिनिटी होगी, तो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट इज ट्रू। सो करेक्ट स्टेटमेंट जो हमारी A एंड D, तो हम इसको अगर ऑप्शंस में चेक करेंगे दैट इज फोर्थ जो ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए आप जो है वो ये टेबल जो है उसको याद रखिएगा। ओके, सो fourth option is the correct answer. Okay, next question is match list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below the list. Okay, so list 1 में हमें फील्ड प्रोग्रामेबल, मास्क प्रोग्रामेबल, एसोसिएटिव एंड फ्लैश मेमोरीज के बारे में हमें लिस्ट 1 में दिया है एंड लिस्ट 2 में हमें इससे रिलेटेड जो भी ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में हमें गिवन है, तो हम इसको मैच करना है। सो फर्स्ट इज फील्ड प्रोग्रामेबल। सो फील्ड प्रोग्रामेबल जो है उसको हम रेफर करते हैं टू अपीयर होम दैट कैन बी प्रोग्राम्ड बाय द यूजर। ओके, सो फील्ड प्रोग्रामिंग को यूजर के द्वारा प्रोग्राम किया जाता है। मास्क प्रोग्रामेबल दैट इज PROM, या फिर हम इसको रोम, एक टाइप की रोम मेमोरी भी होती है ये, तो ये आपके पास हो जाएगा रेफरिंग टू ए PROM दैट कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली बाय द मैन्युफैक्चरर। जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है उसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर के थ्रू। थर्ड इज एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव जो है वो रेफर करेंगे हम टू द कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी एंड फ्लैश मेमोरी जो होती है वो एक टाइप की नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है जिसको हम रिटर्न एंड इरेज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4, 1, 2, 3। ओके, तो अगर हम ऑप्शन चेक करेंगे दैट इज ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेसिमेशन इन टाइम इज द क्लास ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन इज डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म, सेकेंड ऑप्शन इज जेड ट्रांसफॉर्म, थर्ड इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड फोर्थ ऑप्शन इज फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म. सो सी, जो डेसिमेशन इन टाइम एंड डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रॉपर्टी होती है हमारी फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म की, तो फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे जो है वो करेक्ट कर लीजिएगा, आपके पास फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. सो कुछ स्टेटमेंट हमें गिवन है एंड हमें ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट है वो ट्रू है एंड कौन सी फॉल्स है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेव इम्पिडेंस ऑफ टीएम वेव इन जेड डायरेक्शन इज निटा रूट 1 माइनस ओमेगा सी का होल स्क्वायर अपॉन में ओमेगा का होल स्क्वायर. सो ओमेगा सी यहाँ पे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है एंड ओमेगा फ्रीक्वेंसी है. ओके, सो या टीएम वेव में जो वेव इम्पिडेंस का फॉर्मूला आपके पास जो होता है वो यही होता है, इज इक्वल टू निटा इंटू 1 माइनस ओमेगा सी अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर. ओके, सो और जो टीई मोड होता है उसके लिए ये रूट अपॉन में आ जाता है आपके पास. तो वेव इम्पिडेंस ऑफ टीई वेव इन जेड डायरेक्शन इज निटा अपॉन में रूट 1 माइनस ओमेगा सी अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर. तो ये आपके पास सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू. वेव इम्पिडेंस ऑफ टीएम वेव इन जेड डायरेक्शन इज, तो टीएम वेव में जो इसका वेव इम्पिडेंस होगा वो 1 बाई निटा गिवन है, बट ये नहीं होता है तो जो गलत हो जाएगा. एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस जेड नोड इज डिफाइंड फॉर शॉर्ट लेंथ लाइन, ये भी आपकी जो है फॉल्स हो जाएगी. तो ए एंड बी स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्किमिट ट्रिगर. तो स्किमिट ट्रिगर के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है एंड हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द आउटपुट ऑफ ए स्किमिट ट्रिगर इन ए स्क्वायर वेव व्हेन इनपुट इज ए साइन वेव. या दिस इज ट्रू, जो अगर हम इनपुट में साइन वेव देते हैं तो आउटपुट जो होगा वो एक स्क्वायर वेव होगा. या दिस इज ट्रू. स्किमिट ट्रिगर, सेकेंड स्टेटमेंट इज स्किमिट ट्रिगर कैन बी यूज्ड ट्रायंगुलर वेव एंड सॉटूथ वेव जनरेटर्स. या दिस इज ऑल्सो ट्रू, जो स्किमिट ट्रिगर है उसको हम एज ए ट्रायंगुलर वेव एंड सॉटूथ वेव जनरेटर्स के रूप में यूज कर सकते हैं. थर्ड स्टेटमेंट इज द कंपैरेटर विद नेगेटिव फीडबैक इज सेट टू एग्जिबिट हाइस्टेरेसिस ए डेड बॉन्ड बैंड कंडीशन. नो, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज जो स्किमिट ट्रिगर है उसको हम पॉजिटिव फीडबैक में यूज करते हैं. फोर्थ स्टेटमेंट इज द आउटपुट इज इम्पल्स वेव फॉर्म व्हेन द इनपुट टू स्किमिट ट्रिगर इज सॉटूथ वेव. नो, दिस इज ऑल्सो फॉल्स. सो आपका ए एंड बी स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन 1. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट. सो हमें लिस्ट 1 में वाई पैरामीटर गिवन है एंड लिस्ट 2 में ट्रांसमिशन पैरामीटर जिसको हम ABCD पैरामीटर बोलते हैं. ओके, सो वो हमें गिवन है. हमें इसका कंपैरिजन करना है y11 उनके जो पैरामीटर्स हैं उनके बीच में. ओके, सो सी, मैं आपको एक अच्छे से इसको बता देती हूँ. तो सी, y अगर पैरामीटर की बात हम करें तो हमें पता है y इसमें जो y पैरामीटर होता है इसमें हमारे पास I1 I2 जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं एंड जो V1 V2 है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे हमारे पास. ओके, सो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी इसमें I1 इज इक्वल टू y11 V1 प्लस y12 V2, I2 इज इक्वल टू y21 V1 प्लस y22 V2. ओके, सो ये इक्वेशन हो जाएगी. इससे हम y1, y12, y21 एंड y22 का जो है फॉर्मूले फाइंड आउट कर सकते हैं. तो मैं डायरेक्ट जो है फॉर्मूले लिख रही हूँ क्योंकि इसी से हमको कंपैरिजन करना है. सो y11 का जो फॉर्मूला होगा आपके पास हो जाएगा I1 V1 व्हेन V2 इज इक्वल टू 0. ओके, सो y12 जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास I1 V2 व्हेन V1 इज इक्वल टू 0. y21 जो है उसका क्या हो जाएगा आपके पास I2 अपॉन V1 व्हेन V2 इज इक्वल टू 0. सेम आपके पास हो जाएगा y22 इज इक्वल टू I2 अपॉन V2 व्हेन V1 इज इक्वल टू 0. ओके, देन हमें BCD पैरामीटर की जो इक्वेशन है दैट इज V1 इज इक्वल टू AV2 माइनस BI2 एंड V2 इज इक्वल टू CV2 माइनस DI2. ओके, सो ये इक्वेशन जो है वो आपको याद होनी चाहिए. ओके, सो अब हम क्या करेंगे y11 को हम अगर हमारा y11 का फॉर्मूला क्या है I1 अपॉन V1 जहाँ पे V2 जो है वो 0 है. ओके, सो हम क्या करेंगे पहली जो ये जो y1 की जो है उसमें हम क्या करेंगे सी, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने के लिए y11 को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे हमारे यहाँ से जो I1 की वैल्यू है हम इसको फाइंड आउट करेंगे V2
V1 यहाँ पे I1 आएगा, ओके। सॉरी यहाँ पे I1 आ रहा है इस इक्वेशन में, तो हम क्या करेंगे I1 अपॉन V1 हम फाइंड आउट करेंगे, दैट इज ये इक्वेशन, और इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे आपस में, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज क्या आ जाएगा हमारे पास CV2 माइनस DI2 अपॉन में AV2 माइनस BI2। तो यहाँ पे हमारे पास V2 जो 0 है, तो V2 को हम 0 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस D बाई माइनस बी, सो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड D बाई बी जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ओके। सिमिलरली अगर हम Y21 की बात करेंगे तो Y21 में जो है वो हम क्या होता है हमारे पास I2 अपॉन V1 देन V2 इज इक्वल टू 0। तो जो हमारा V1 वाली इक्वेशन है इसमें हम ये पुट कर सकते हैं, I2 अपॉन V1 निकाल सकते हैं और V2 जो है उसको 0 कर देंगे, तो हमारे पास I2 अपॉन V1 करेंगे तो वो आ जाएगा माइनस 1 बाई बी। सिमिलरली हम अगर हर इक्वेशन को ऐसे सोल्व करेंगे तो हम वी गेट अवर आंसर्स, ओके। सो सी हम इसको मैच करेंगे, Y11 को जो है वो मैच हो जाएगा थर्ड से, दैट इज D अपॉन बी, जिसमें मैंने आपको सोल्व करवाया था। Y12 जो है वो मैच करेगा आपका, जो Y12 है वो आपका मैच करेगा माइनस DT बाई बी से, एंड Y21 जो है वो आपका मैच करेगा माइनस 1 बाई बी से, एंड Y22 जो है वो A बाई बी से मैच करेगा, ओके। सो जो मैंने आपको बताया वैसे ही आपको कंपैरिजन करना है। अगर आप इसको आप सोल्व कीजिए, अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट में पूछ सकते हैं, ओके। सो करेक्ट आंसर जो है इसका आपके पास क्या आ जाएगा 3 1 4 2। तो अगर हम इसको करेंगे, अगर इसका ऑप्शन चेक करेंगे, दैट इज सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ओके। Next question is the pull up to pull down ratio for NMOS inverter driven by another NMOS inverter is। so हमसे क्या बोला है कि अगर हमें NMOS इन्वर्टर का पुल अप टू पुल डाउन रेशो जो है वो निकालना है तो वो क्या होगा, ओके। सो वी नो दैट इन NMOS इन्वर्टर जो पुल अप नेटवर्क होगा वो डिप्लेशन मोड NMOS इन्वर्टर को यूज़ में लेके हम बनाते हैं, ओके। सो इन डिप्लेशन मोड में जो हमारा जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है वो नेगेटिव होता है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज को नेगेटिव में लेंगे तो हम इसमें अगर करेक्ट करेंगे दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ओके। Next question is the depletion layer width at thermal equilibrium for one-sided abrupt PN junction diode where NB is equal to ND और NA is। so हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी वन साइडेड अब्रप्ट PN जंक्शन डायोड की थर्मल इक्विलिब्रियम पे डिप्लेशन लेयर विड्थ का फॉर्मूला क्या होगा, ओके। सो फॉर हमें वी नो दैट वन साइडेड अब्रप्ट PN जंक्शन का क्या मतलब होगा, या तो हम उसको कंसिडर करेंगे P प्लस N या फिर हम उसको कंसिडर करेंगे PN प्लस, ओके। सो P प्लस N में क्या होगा, यहाँ पे P साइड में हमने डोपिंग ज़्यादा करी है एज कंपेरिजन टू N, एंड PN प्लस 1 का क्या मतलब होगा कि हमने N साइड में डोपिंग जो है वो ज़्यादा करी है एज कंपेरिजन टू P, ओके। सो अगर हम PN प्लस N को कंसिडर करते हैं तो मैक्सिमम चैनल विड्थ जो होगी वो N साइड में होगी, और अगर हम PN प्लस को अगर कंसिडर कर रहे हैं तो मैक्सिमम चैनल साइड जो होगी वो P साइड में होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज √2 एप्सिलॉन S V बाई VBI अपॉन QNB। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अगर हम यहाँ पे रिवर्स बायस की बात करेंगे तो हम यहाँ पे इसको कंसिडर करेंगे 2 एप्सिलॉन S VBI माइनस VR अपॉन में QNB, ओके। होल रूट भी इसका हो जाएगा, ये जो फॉर्मूला होगा वो रिवर्स बायस में होगा, ओके। Next question is if the Poynting vector or power density of a TM wave is equal to 79.6 Weber per meter square in a lossless medium with, यहाँ पे हमें एप्सिलॉन R गिवन है, ओके। सो एप्सिलॉन R इज इक्वल टू 4 देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। सो सी ये जो क्वेश्चन है वो आपके दिसंबर 2019 में आया हुआ है, ओके। सो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मुझे नहीं मिला है कहीं भी, तो अगर आपको आप में से किसी को भी इसका सोल्यूशन आता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और बाकी मैं इसका सोल्यूशन ढूंढ रही हूँ, अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको उसका आंसर बताऊँगी, ओके। सो ये क्वेश्चन भी आपके दिसंबर 2019 में आया हुआ है, ओके। सो आप इसको भी अगर आपको सोल्यूशन मिलता है तो आप इसको देख लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a linearly plane wave traveling is x direction with E in y direction can be represented as minus del Hz upon del x is equal to sigma Ey plus j omega epsilon Ey। The following statements are given for the above equation। so see ये जो हमें
एक लीनियरली प्लेन वेव ट्रैवलिंग लीनियरली प्लेन वेव जो है वो हमें गिवन है एंड ये हमें ये बोला गया है कि वो एक्स डायरेक्शन में जो है वो ट्रैवल कर रही है, ओके, एंड वाई डायरेक्शन और विद ई इन वाई डायरेक्शन, ओके। सो ये इक्वेशन हमें गिवन है जहाँ पे जो सिग्मा ई वाई जो है वो कंडक्शन करंट को डेंसिटी को शो कर रही है एंड जे ओमेगा एप्सिलॉन ई वाई जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी को शो कर रही है, ओके। तो हमें कुछ स्टेटमेंट्स जो है वो गिवन है, हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इट इज स्केलर फेजर इक्वेशन, या दिस इज ट्रू, ये जो इक्वेशन है वो स्केलर फेजर है। सेकेंड इज सिग्मा ई वाई रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, नो, ये जो है मैंने अभी आपको बताया सिग्मा ई वाई जो है वो कंडक्शन करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट इज जे ओमेगा एप्सिलॉन ई वाई रिप्रेजेंट्स कंडक्शन करंट डेंसिटी, नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज जो जे ओमेगा ई वाई है वो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो सेकेंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट है वो आपके इंटरचेंज हुई है, तो इंटरचेंज होंगी, ओके। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज इफ सिग्मा इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट इज मच ग्रेटर देन द कंडक्शन करंट, द मीडियम बिहेव्स लाइक इम्परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक। सो या फोर्थ जो स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, ओके। सो यहाँ पे जब अगर हम ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं तो ट्रांसफॉर्मर में डिस्प्लेसमेंट करंट जो होती है वो एज कंपेरिजन टू कंडक्शन करंट ज़्यादा होती है, ओके। सो यहाँ पे आपका बोथ A and D statement is the correct, okay. So option second is the correct answer, okay. नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है फ्रॉम 11 to 15, ये आपका एक पैराग्राफ पे बेस्ड है, ओके। सो इस पैराग्राफ जो है उस पे बेस्ड आपके नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस होंगे। सो पहले हम पैराग्राफ को रीड करेंगे। तो ये जो पैराग्राफ है वो स्पेक्ट्रम एनालाइजर पे बेस्ड है। So paragraph says the first instrument to measure any sort of spectral content of signals was the harmonic distortion analyzer. So ये क्या बोल रहा है कि जो अगर जो हमारे spectral content of signals थे उनको मेजर करने के लिए जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमने यूज में लिया था वो था हार्मोनिक डिस्टोर्शन एनालाइजर, ओके। सो मोर सोफिस्टिकेटेड एनालाइजर्स कुड सेपरेट द हार्मोनिक्स एंड नॉन हार्मोनिक डिस्टोर्शंस एंड इवैल्यूएट ईच वन। तो ये क्या करता था कि काफ़ी जितने ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एनालाइजर्स थे उनको सेपरेट करता था, उनको सेपरेट कर सकता हार्मोनिक्स और नॉन हार्मोनिक डिस्टोर्शंस को एंड हर एक को इवैल्यूएट कर सकता था, okay. If the wave analyzer could be swept in frequency electronically while an oscilloscope is used in lieu of the output meter, and if the sweep could be done at rapid rate so that the display appeared constant, aerial time picture of the spectrum of the input signal could be observed. Very high frequency spectrum analyzer usually covers the range from 10 kHz to 300 kHz. सो अब हम इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पैराग्राफ इज द फर्स्ट लोकल ऑसिलेटर ऑफ ए स्पेक्ट्रम एनालाइजर यूजुअली कवर्स ए फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ लेस देन एन ऑक्टेव इज इजिली टर्न्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। सो हमसे ये बोला गया है कि स्पेक्ट्रम एनालाइजर जो है वो कवर कर रहा है एक फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ लेस देन एन ऑक्टेव जो इजीली किसके साथ टर्न ऑन हो जाता है, ओके। ये हमसे क्वेश्चन पूछा, तो हमें पैराग्राफ में इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो कितनी बताई हुई है, 10 kHz टू 300 kHz, ओके। सो ये जो है इसका करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा वैरेक्टर डायोड। सो वैरेक्टर डायोड क्या होता है, ये जो है डायोड, ये डायोड फॉलोड बाय कैपेसिटर। अगर हम जो वोल्टेज लेवल्स को चेंज करेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी है वो भी वेरी होगी हमारे पास, ओके। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ओके। Next question is spectrum analyzer is similar to first is up converting super heterodyne transmitter, second is down converting super heterodyne transmitter, third is down converting super heterodyne receiver, fourth is up converting super heterodyne receiver. So see जो spectrum analyzer है वो हमारे up converting super heterodyne receiver के similar होता है, तो fourth option is the correct answer, okay. Next question is the dynamic range of a spectrum analyzer in dB with a third order intercept point of plus 26 dBm and a noise level of minus 85 dBm is. So इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो भी पेंडिंग है, मैं आपको इसको चेक करके मैं इसको बताऊंगी। मैंने सिर्फ इसमें इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन था इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। अगर आपको इसका सॉल्यूशन मिले तो आप इसको किसी बुक से कर सकते हैं, ओके।
Next question is, in very high frequency spectrum analyzer, two types of frequency instabilities which will cause difficulties when narrow frequency ranges are displayed are known as. So क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एनालाइजर है उसमें हमारे पास दो टाइप की फ्रीक्वेंसी इंस्टेबिलिटीज़ हैं जो कि डिफ़िकल्टीज़ कॉज करती हैं जब हम नैरो फ्रीक्वेंसी रेंजेस जो हैं वो उनको डिस्प्ले करते हैं। तो वो कौन कौन सी हैं, हमसे ये पूछा गया है इंस्टेबिलिटीज़, फ्रीक्वेंसी इंस्टेबिलिटीज़ कौन सी हैं। तो फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म इंस्टेबिलिटी, सेकेंड इज फेज नॉइज, थर्ड इज कोरिलेशन नॉइज एंड फोर्थ इज लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास फेज नॉइज एंड लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी होगा। तो ऑप्शन बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, next question is, the noise level of the spectrum analyzer can be related to noise figure and IF bandwidth by which of the following formula. So हमसे यहाँ पूछा गया है कि स्पेक्ट्रम एनालाइजर का जो नॉइज़ लेवल होगा उसको हम किससे रिलेट कर सकते हैं, कौन से फॉर्मूले से हम उसको रिलेट करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हम अगर ऑप्शंस में चेक करेंगे तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज -114 dBm प्लस 10 log बैंडविड्थ अपॉन 1 MHz प्लस नॉइज फिगर। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो दैट्स इट। ये जो क्वेश्चन है आपके वो आपके दिसंबर 2019 के एग्जाम में आए हुए हैं। तो आपके पास अब टोटल 10 क्वेश्चन जो बाकी रह गए हैं आपके दिसंबर 2019 के, वो मैं आपको कल कवर करवा दूंगी। ओके, सो थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।